Hello students, welcome to VATS ICS. Myself Abhishek Mishra, Faculty of Indian Economy. Now, Civil Services का मेंस का जो पेपर, उसका जो GS वाला पार्ट है, जनरल स्टडीज, उसका पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो सेशन में, वीडियो लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा और बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को डील किया जाएगा और आपको इस वीडियो से एक आइडिया ये लगेगा कि कैसे हमें किसी एक आंसर को अटेम्प्ट करना होता है एज फार एज सिविल सर्विसेज एग्जाम इज कंसर्न। आंसर लिखना अपने आप में, देखिए, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में आप आंसर लिखते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और जब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आते हैं, यहाँ मेंस के पेपर में आप आंसर लिखते हैं तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। तो आंसर लिखना सिविल सर्विसेज में एक कला है, एक आर्ट है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आंसर मतलब जनरली मार्केट में जो आदमी कहता है कि बहुत अच्छा आंसर होना चाहिए आपका, तो ये बहुत अच्छे आंसर की क्या पहचान है? तो देखिए, बहुत अच्छे आंसर की कोई पहचान नहीं है। बहुत अच्छा आंसर का मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आपने फुलफिल किया हो। अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर दिया है, एक रिदम में आंसर लिखा है, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, सो दैट इज द बेस्ट आंसर। उसी को आप एक बेहतरीन, एक अच्छा आंसर कह सकते हैं। अब इस पेपर के एनालिसिस से इकोनॉमी वाला जो पोर्शन आया है, जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए हैं, उनको अगर आप ओवरऑल इन टोटलिटी एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं वो एक इजी लेवल पर है। मेरा ये मानना है कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आए हैं। जिस तरीके से इकोनॉमी से क्वेश्चंस पहले पूछे जाते रहे हैं, इस बार के पेपर में इकोनॉमी वाला पोर्शन बहुत इजीली अटेंड किया जा सकता है और आप बहुत आसानी से इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। अब आज के इस लेक्चर से आप यही सब सीखेंगे कि कैसे हमें अपने आंसर को लिखना होता है, कैसे उसकी शुरुआत करनी होती है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है ये वाला जो एग्जाम है वो दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए भी ये सेशन बहुत यूजफुल होगा। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है, या वे स्टूडेंट्स, मेरे वे सब साथी जो अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और वो आने वाले दिनों में प्रीलिम्स देने जाएंगे और वो मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कि मेंस जो है वो कैसे क्लियर किया जाए, तो इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस को। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक पहला क्वेश्चन जो आयोग ने पूछा, दैट इज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, particularly of MSME. Comment on the present policies of the government in this regard. Okay? GDP में विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर MSME की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी करिए। तो आप जब भी कोई आंसर लिखते हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो मेरी आप सबसे ये जो है एक तरीके से एडवाइस होगी आप सबको कि आप पहले तो क्वेश्चन को आप पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, उसको डिकोड करने की कोशिश करें कि एक्चुअली में एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा क्या है। जब भी कोई क्वेश्चन आया है तो तुरंत ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के तुरंत लिखने ना लग जाइए कि अच्छा जीडीपी हमको वर्ल्ड मिल गया तो पूरा क्वेश्चन इसका मतलब है जीडीपी पे ही आ गया। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देन स्टार्ट योर आंसर, देन स्टार्ट योर फॉर्मेटिंग। और जितना भी आपका टाइम है, जैसे जनरली जब आप जो मेंस का पेपर होता है जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि यू विल गेट 7 to 8 मिनट्स, 7 से 8 मिनट आपको मिलेगा जिसमें आपको हर एक आंसर को लिखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अब आपको 7 से 8 मिनट में ही प्रश्न पढ़ना है, फॉर्मेटिंग करनी है और अपना उत्तर लिख करके देना है एग्जामिनर। और उत्तर भी ग्रेजुएशन का पेपर तो है नहीं है कि जो मन में आएगा वो लिख देंगे आप। तो आपको एक अच्छा आंसर, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर जो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करता हो, वो इतना काम आपको 7 से 8 मिनट में करना है।
तो ये बहुत एक बड़ा टास्क है और इट्स नॉट सो इजी कि इतने हाई लेवल के प्रेशर में आप इस तरीके की एक्सरसाइज करें। दैट्स व्हाई दिस नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए इसको करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो मैं बार बार यही कहता हूं that to qualify civil services one need to have good command on language and writing। अगर आपकी लैंग्वेज पे और राइटिंग पे अच्छी कमांड है तो आप सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम जो है बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और ये देखिए ओवरनाइट आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ सब में होता है, इसको एक्वायर किया जाता है डे टू डे लाइफ में। जब आप तैयारी में आते हैं और जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते लिखते एक आंसर, दो आंसर, 10 आंसर, 20 आंसर, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाते हैं आंसर लिखने के तो ऑटोमेटिकली जो है आप ये स्किल एक्वायर कर लेते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। तो इट्स एन आर्ट और आपको ये आर्ट सीखनी है इफ यू वांट टू क्वालिफाई योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, तो अब जैसे अगर इस प्रश्न को हम देखें तो देखिए इस प्रश्न को क्या कह रहा फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। ये बात तो सच है कि अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है या अगर हम 2047 तक अपने देश को डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टाइम आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सुना होगा और ऐसा माना भी जाता है कि भारत सरकार को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको याद होगा जब कोविड था, लॉकडाउन था, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जब हमने शुरू किया था तो आप देखेंगे उस आत्मनिर्भर भारत अभियान में सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया था? एमएसएमई सेक्टर पर। तो अगर आपको चाइना को बीट करना है तो चाइना की स्ट्रेंथ क्या है? उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आपको भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये बात तो सच है दैट द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ requires increased share of manufacturing sector in GDP, particularly MSME sector, खास तौर से MSME sector। Now comment on the present policies of the government in this regard। तो अब आपको सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करनी या कमेंट करना है या उसको बताना है। तो इस प्रश्न को हम कैसे लिखना शुरू करेंगे? इस प्रश्न की शुरुआत जो है वो कहां से होगी? तो आप अब इस प्रश्न में अपने प्रश्न को आप इस क्वेश्चन को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर से। क्लियर? तो देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्टाइल होती है लिखने की। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको इसको लिखना है तो एक ऑन एन एवरेज अगर हम आपको बात बताएं तो आपको इस प्रश्न को अगर करना है तो आप सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर के योगदान, एमएसएमई सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से आप अपने प्रश्न की शुरुआत करें। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जांपल दिया है ना इन्होंने एमएसएमई सेक्टर, तो आपको भी एमएसएमई सेक्टर से शुरू करना है कि एमएसएमई सेक्टर का क्या योगदान है। जैसे फॉर एग्जांपल एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में क्या योगदान है, तो आप बताइए दैट इट कंट्रीब्यूट्स नियर अबाउट 30%। तो आप मतलब एमएसएमई सेक्टर का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। तो पहले आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बताएं, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में बता सकते हैं दैट ऑलमोस्ट इट्स शेयर इज 45%। तो ऐसे फैक्ट्स थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, फिगर आपको याद करने पड़ेंगे। तो जैसे जब आप एमएसएमई सेक्टर को तैयार करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ऐसे फैक्ट्स ऑलरेडी आपको याद ही होंगे। जब प्रीलिम्स के लिए जाते हैं थोड़ा बहुत हम लोग फैक्ट्स पढ़ते ही हैं तो वो फैक्ट्स आपको मेंस में काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको बताना है। तो आप इसका योगदान जीडीपी में बता सकते हैं, आप इसका योगदान मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बता सकते हैं। आप बताइए कि एमएसएमई सेक्टर किस तरीके से देश में रोजगार देने के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि माना जाता है कि खेती के बाद आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं जनरेट होता है तो वो आपका एमएसएमई सेक्टर है। और कोविड जब आया था तो आप देखें कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर एमएसएमई सेक्टर में ही आई थी। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स बता करके जस्ट इंट्रोड्यूस योर आंसर। तो आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करें। अब आपको बताना क्या? कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। अब आप बताइए कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भर भारत आप बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेक इन इंडिया बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुद्रा लोन के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि मुद्रा लोन सरकार लेकर के आई, जैसे हमारे देश में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है
तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में आप बताएं दैट इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। प्लस उसके बाद आप जैसे पीएलआई स्कीम जो आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में आप बता सकते हैं कि 14 की एरियाज को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया और गवर्नमेंट उनको कुछ हेल्प करेगी, इंसेंटिव्स देगी। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स जो हम लोग प्रीलिम्स के लिए तैयार करते ही करते हैं, क्योंकि ये सब करंट में बना रहता है, तो ये स्टेप्स हैं, तो आप इन स्टेप्स पे गवर्नमेंट को लिखेंगे। अब आपको यही नहीं खत्म करना है, अब ये तो स्टेप्स हो गया, अब आप पैराग्राफ चेंज करें एंड राइट अबाउट चैलेंजेस। देखिए एग्जामिनर ने आपसे चैलेंजेस पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चैलेंजेस लिखना है कि क्या कौन कौन सी चुनौतियां हैं एमएसएमई सेक्टर के सामने। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट की बहुत कमी है, तो एमएसएमई सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल पाते। तो अगर कुशल कारीगर स्किल्ड लेबर्स हमको मिल जाए तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूम कर सकता है। जैसे चाइना में, इंडिया और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे जो बहुत बड़ा डिफरेंस है दैट इज ऑफ स्किल्ड लेबर। तो वहां पे स्किल्ड लेबर है, हमारे यहाँ थोड़ा स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाते, हमारे यहाँ अनस्किल्ड लोग ज्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद चैलेंजेस आप बता सकते हैं, लैक ऑफ इनोवेशन, नवाचार की कमी हमारे देश में पाई जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या। अब कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ये सारी चैलेंजेस को आप बताएं और उसके बाद जब आप एंड करें तो आप अपने आंसर को एक पॉजिटिव वे में एंड करें कि अगर हम इन चैलेंजेस को दूर कर ले जाएं, अगर गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को दूर कर ले जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा दैट वी कैन बीट चाइना एंड बाय 2047 इंडिया कैन बिकम अ डेवलप्ड नेशन और हम भी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो इस पॉजिटिव नोट पर आकर के आप अपने प्रश्न को एंड करिए। तो ये इस तरीके से इस प्रश्न का एक फॉर्मेट चलेगा, एक आंसर चलेगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझना है और समझने के बाद अब आपको अपने आंसर को लिखना है। तो क्वेश्चन को मतलब लिखने से पहले उसको आप समझिए कि प्रश्न की डिमांड क्या है। तो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Now, next question, what is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements. भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण करिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे क्या स्टेटस है डिजिटलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी में, और एग्जामिन करिए प्रॉब्लम्स को जो हम फेस करते हैं, साथ ही साथ में सलाह भी दीजिए, सजेस्ट भी करिए। अब यहां पर डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस आपको लिखना है। तो अब यहां पे भी थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह आएंगे कि आपको डिजिटलाइजेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप इस प्रश्न को समझेंगे, डिकोड करेंगे, तो एक्चुअली में थोड़ा सा ये प्रश्न जो है वो डिजिटल इंडिया वाला है कि अगर जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया था, तो ये बेसिकली डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या था, टू मेक इंडियन इकोनॉमी डिजिटल, कि हम अपने देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें करप्शन को बीट करना है। तो अगर हमें इंडियन इकोनॉमी में करप्शन हटाना है तो गवर्नमेंट का मानना था दैट वी शुड अडॉप्ट मोर एंड मोर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो आपको याद होगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, प्लस जब हमने नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह को प्रमोट किया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको उसी थीम से अपने आंसर की शुरुआत करनी। नाउ यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, अ लिटिल बिट अबाउट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य जो है देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाना, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके, करप्शन फ्री, और उसको एक स्पीड दी जा सके। फिर आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं कि जो स्टेटस है डिजिटलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी का, वो 14 से आप देखेंगे ना तो बढ़ा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2014 के बाद से देखें
तो भारत में जो डिजिटलाइजेशन का जो दर रहा है वो लगभग 15.6% रहा। 2014 से लेकर 2019 तक इस दौर में जो सरकार का आंकड़ा है वो कहता है कि दैट इज 15.6%। प्लस मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर इसका जो रेट है डिजिटलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी का वो बहुत हाई है। और 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन भारत में रेगुलरली इंटरनेट यूज करती है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले, सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स आपके देश में पाए जाते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और यू कैन से द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर डिजिटल कंज्यूमर। लगातार आप देख रहे हैं हमारे देश में, अब तो गवर्नमेंट ने 5G भी लॉन्च कर दिया, तो लगातार हमारे देश में डिजिटल कंज्यूमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा बाजार है हमारा देश। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को, ये पहला वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, एग्जामिन द प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। अब आपको बताना है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, एक चीज और, आप जब पहला वाला पार्ट लिखें तो आप डिजिटल इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए वगैरह में ना, वो भी आप डाल सकते हैं कि जो भारत का जो इंडिया जो द डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन है टू जीवीए दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.4% in 2014 to 8.5% in 2019। तो 2014 में जो डिजिटल इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के जीवीए में, वो आप देखेंगे 2014 में 5.4% था, और ये 5.4% से 2019 में बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होकर के ये 8.5% हो गया। तो ये शो करता है कि हमारे देश में डिजिटल इकोनॉमी को गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किया जा रहा, और एक जो कॉमन आदमी है, हम और आप हैं, वो भी डिजिटल इकोनॉमी को ज्यादा अब यूज करने लग गए हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला पोर्शन आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जहां तक प्रॉब्लम की बात है तो बहुत सिंपल है कि डिजिटल जो हमारा देश का डिजिटलाइजेशन, उसमें क्या क्या समस्याएं आती। सबसे पहली समस्या आती है प्राइवेसी की। आप देखिए अभी डिजिटल प्रोटेक्शन बिल जो है, इसी से पहले जब मॉनसून सेशन चल रहा था तो उसमें आया। तो ये जो प्राइवेसी वाला मुद्दा है, आदमी डिजिटल तो हो जाए लेकिन आपके यहाँ जो डेटा सिक्योरिटी है, जो साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, ये बहुत वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से हम किसी के अकाउंट को हैक कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन को हैक कर सकते हैं, बहुत सारे फेक मैसेजेस डिजिटल आते हैं। इसीलिए एक अच्छा खासा वर्ग है जो डिजिटल लेन देन करने से अपने आप को दूर रखता है। मतलब वो बहुत ज्यादा यूज नहीं करता डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं फ्रॉड का या प्राइवेसी का मैटर जो है वो इन्वॉल्व रहता है। प्लस आपके देश में डिजिटल लिटरेसी की कमी है, आपके यहाँ डिजिटल इलिटरेसी बहुत पाई जाती है। खास तौर से छोटे जो टाउन्स हैं या कस्बे हैं या गांव हैं, वहां पर डिजिटल लिटरेसी आज भी कम है। प्लस जो डिजिटल डिवाइड का इशू है, डिजिटल डिवाइड मतलब जो शहर और गांव के बीच में अंतर है। तो बड़े बड़े शहरों तक तो चलिए ठीक है, अब आप छोटे से गांव या छोटे से टाउन में चले जाएंगे तो पता चला वहां नेट का ही इशू रहता है, नेट ही नहीं आता। तो इस वजह से जो चीजें हैं वो बहुत हद तक भारत को फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी बनने में रोकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। उसके बाद आपको सजेशंस देने, अब आपको अपनी तरफ से कुछ सलाह देनी होंगी। तो जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी हैं उन्हीं को ओवरकम करने की सलाह दे दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा, लोगों की प्राइवेसी को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से आप सजेशंस बता करके अपना आंसर आप एंड कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द आंसर। सिंपल सा एक प्रश्न था, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको क्लियर होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। बहुत सिंपल है कि आपको बताना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि ई टेक्नोलॉजी से कैसे फार्मर्स को प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में मदद मिलती है। इस पे आपको एक्सप्लेन करना, चर्चा करनी है। कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाएं। अब आप यहां पर स्ट्रेट अवे आपको बताना है
कि व्हाट इज द यूज ऑफ ई टेक्नोलॉजी, मींस हाउ ई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय फार्मर्स इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एज वेल एज इन मार्केटिंग। अब यहां पर आप अपने प्रश्न को एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पहले भी था आज भी है। एग्रीकल्चर का जीडीपी में आप योगदान लिखते हुए बता सकते हैं कि देश में जीडीपी का योगदान कितना है, और लगातार सरकार जो देश में एग्रीकल्चर गिर रहा है, जो उसमें संकट है, जो उसमें क्राइसिस है, उसको दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप बैकग्राउंड से, मतलब एग्रीकल्चर से ही अपने क्वेश्चन की आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद ई टेक्नोलॉजी पे आप स्ट्रेट अवे आ जाइए कि ई टेक्नोलॉजी से कैसे प्रोडक्शन को और कैसे मार्केटिंग को फायदा मिलता है। तो ई टेक्नोलॉजी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वे। तो किसानों को भी गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल हो। जैसे आपको याद होगा कि हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है दैट इज ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये स्ट्रेट अवे जुड़ जाएगा किससे? मार्केटिंग से। तो ओवरऑल आपको ई टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है कि कैसे ई टेक्नोलॉजी से उत्पादन बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई हैं फार्मर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसान सुविधा ऐप हम लेकर के आए, जैसे फॉर एग्जांपल किसान पोर्टल है हमारे देश में। ई नैम आप प्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसरो का पोर्टल भुवन। तो ओवरऑल ये सारी ई टेक्नोलॉजीज हैं जो हाल के दिनों में फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो इन सब का आप एग्जाम्पल दे करके ये बता सकते हैं कि ये सारी चीजें कैसे फार्मर्स के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। फिर आप पैराग्राफ चेंज करें, अब आप मार्केटिंग पे आ जाएं। तो मार्केटिंग में कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ई चौपाल, ये भी मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। ई नैम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी एक मार्केटिंग का आपका जो टूल है। तो ओवरऑल स्ट्रेट अवे सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करंट से थोड़ा सा अगर आपने एग्रीकल्चर में चीजें पढ़ रखी है ना, तो आप इस प्रश्न का आंसर लिख ले जाएंगे। और आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। तो पहले पैरा में एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस करिए अपने आंसर को, एग्रीकल्चर से अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फिर उसके बाद ई टेक्नोलॉजी का यूज प्रोडक्शन बताइए और ई टेक्नोलॉजी का यूज मार्केटिंग बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आई होप ये भी प्रश्न क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये भी बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। आपको ऑब्जेक्टिव्स और मेजर्स बताने। ऑब्जेक्टिव और मेजर्स का मतलब क्या हो गया कि आप बताइए कि लैंड रिफॉर्म भारत में जो सरकार ने किया उसका क्या उद्देश्य रहा है और कौन से तरीके सरकार ने अपनाए, मतलब कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने अपनाए थे फॉर लैंड रिफॉर्म। डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ओके, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताएं। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म, अब क्वेश्चन स्ट्रेट अवे किससे आया? लैंड रिफॉर्म से आया है। तो अगर मान लीजिए इस प्रश्न को लिखना है तो आप अपने प्रश्न को, आप अपने आंसर को स्ट्रेट अवे लैंड रिफॉर्म से आप शुरू कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म? तो आपको याद होगा कि भारत में जब हम आजाद नहीं हुए थे, बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे देश में जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। लैंड का कंसोलिडेशन, मतलब लैंड का कंसंट्रेशन हुआ करता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लैंडलेस लोग होते थे, स्पेशली ट्राइबल्स, फार्मर्स, छोटे किसान, ये सब। तो भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हमारे देश में आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और हमने लैंड एबोलिशन एक्ट पास किया। जमींदारी उन्मूलन जो है, जमींदारी एबोलिशन एक्ट हमने पास किया। ये जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास किया, इसमें हमने इसी सब चीजों को हम बेसिकली लैंड रिफॉर्म कहते हैं। तो हम लैंड रिफॉर्म क्यों लेकर के आए? तो लैंड रिफॉर्म वाज कंसीडर्ड एज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस। आप ऐसे शुरुआत करें अपने आंसर की कि लैंड रिफॉर्म वाज कंसीडर्ड एज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि आप लिख तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखनी चाहिए। तो आप मतलब वर्ड लिमिट में रहते हुए ये सोचिए कि हम
किस तरीके से अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं, कम से कम शब्दों में कितना इफेक्टिव हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब आपने लिखा दैट लैंड रिफॉर्म was considered as a tool for social justice। अब लैंड रिफॉर्म हम क्यों लेकर के आए थे? तो लैंड रिफॉर्म लाया गया था जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू एलिमिनेट इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए होते थे, इंटरमीडियरीज होते थे, उनको खत्म करने के लिए लाया गया था। लैंड रिफॉर्म लाया गया था फॉर रेंट रिफॉर्म, टेनेंसी रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म लाया गया था टू कंसोलिडेट लैंड, समझ रहे, लैंड कंसोलिडेशन के लिए लाया गया था। लैंड होल्डिंग्स को मेंटेन, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए लाया गया था। तो ये तमाम ऐसे एरियाज थे जिसके लिए लैंड रिफॉर्म लाया गया। तो लैंड रिफॉर्म को आप कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं दैट लैंड रिफॉर्म वाज कंसीडर्ड एज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस एंड इट वाज इंट्रोड्यूस, इस सर्च करके जो मैंने अभी बोला है, आप इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर को। अब आप स्ट्रेट अवे आ जाइए ऑब्जेक्टिव पर। अब इसमें आपको वो सब बताने की जरूरत नहीं है कि संविधान में संशोधन किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, पहला संशोधन हम लेकर के, उसका स्कोप नहीं है, आपको निबंध थोड़ी लिखना है। तो आप बहुत स्ट्रेट रहिए एकदम अपने आंसर के लिए। अब आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो पर्पस क्या था, मींस लैंड रिफॉर्म क्यों लेकर के, क्या इसका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव था इसका टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंसी रिफॉर्म के लिए हम लाए थे। प्लस अभी हमने जो बातें आपको बोली ना, एलिमिनेटिंग मिडरीज, ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स का ही पार्ट है, ये सब में से भी आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ मैं ऑब्जेक्टिव्स बताऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं फॉर टेनेंसी रिफॉर्म, फॉर प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट इकोनॉमिक पैरिटी, आर्थिक समानता लाने के लिए, सोशल इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ, लैंड रिफॉर्म लाया गया। ट्राइबल प्रोटेक्शन, जनजातियों को संरक्षण देने के लिए, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, इसके लिए भी लैंड रिफॉर्म लाया गया था, ये भी एक उद्देश्य है। मिडिल मैन का एलिमिनेशन मैंने आपको भी बताया ही था। और प्लस गांव में गरीबी को कम करने के लिए, टू रिड्यूस दी पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, किसानों को सशक्त करने के लिए कि किसान को हम उसकी जमीन दिला सके, और जो लैंड का कंसंट्रेशन हुआ है वो हम लैंड इक्वली डिवाइड कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इस वजह से हम लैंड रिफॉर्म लेकर के, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे। तो स्ट्रेट अवे देखिए, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है ये, कोई इसमें भूमिका नहीं, कोई इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, स्ट्रेट अवे आप आंसर लैंड रिफॉर्म से शुरू कर सकते हैं। अब आप आइए मेजर्स पर। जब आप मेजर्स पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने होंगे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर लैंड रिफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल टेनेंसी एक्ट आया बॉम्बे का, तो आप उसको लिख सकते हैं द टेनेंसी एक्ट बॉम्बे 1948 का। फिर उसके बाद आप एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एंड होल्डिंग एक्ट लिख सकते हैं 1960, जो 1960 का आया। फिर स्टेट एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग कानून आया। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये भी आ सकता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया था 2006 में, वो भी बहुत हद तक लैंड रिफॉर्म के लिए था। तो पहले पार्ट में कुछ इस तरीके से आपका आंसर है, ऑब्जेक्टिव लिखे, मेजर लिखे। अब आपका जो दूसरा पार्ट है वो बेसिकली लैंड सीलिंग से है। डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो आप लैंड सीलिंग समझाएं, लैंड सीलिंग क्या होती है। सीलिंग का मतलब होता है सीमा लगाना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड सीलिंग पॉलिसी बना करके मैक्सिमम, मतलब आप एक परिवार या एक सदस्य कितनी भूमि रख सकता है उस पर लिमिटेशन लगा दी। तो आप लैंड सीलिंग को डिफाइन कर सकते हैं दैट लैंड सीलिंग इंपोजेस लिमिट्स ऑन द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ लैंड एन इंडिविजुअल और अ फैमिली कैन ओन। एक व्यक्ति या एक परिवार मैक्सिमम कितनी भूमि रख सकता है, इस पर जो गवर्नमेंट ने एक तरीके से सीमा फिक्स कर दी, इसी को हम बेसिकली लैंड सीलिंग कहते हैं। अब ये लैंड सीलिंग जो है वो किस तरीके से इफेक्टिव रिफॉर्म रहा अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया, अब आपको ये समझाना है। तो आप कैसे समझाएंगे, पहले आपने लैंड सीलिंग समझाया, अब आप बताइए कैसी इकोनॉमिक क्राइटेरिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लिमिटेशन फिक्स हो गई कि आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो जाहिर सी बात है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो और लोगों को किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके पास लैंड आएगी, भूमि आएगी, तो वो खेती कर सकेगा, खेती करेगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका लिविंग स्टैंडर्ड या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सकेंगी।
तो इस तरीके से आप जो है उसमें आप बता सकते हैं कि लैंड सीलिंग से इस तरीके का फायदा हुआ। जैसे थोड़ा और अगर आपको इफेक्टिव आंसर देना है तो आप लिखिए कि लैंड सीलिंग से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात हुई थी, लैंड सीलिंग से रिडक्शन ऑफ लैंड इनइक्वालिटी, जो भूमि की असमानता थी उसको कम करने की कोशिश की गई थी। भाई जब लिमिटेशन लगा दी गई ना कि आप इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकते, तो जो भूमि की असमानता थी उसको कम करने की बात की गई। रोजगार बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लैंड सीलिंग किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लैंड सीलिंग लाया गया। तो ये सब इफेक्टिव रिफॉर्म रहे अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया लैंड सीलिंग पॉलिसी के। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने आंसर, ये चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। ना ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेरोजगारी से आया था, अनएम्प्लॉयमेंट से आया था। कह रहे मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी इधर कैसी पाई जाती है, स्ट्रक्चरल पाई जाती है। एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है, या जिस प्रकार की बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर ना कहें, जिस प्रकार की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो एक्चुअली में स्ट्रक्चरल इन नेचर है। तो अब आपको इस आंसर लिखना है, तो अब आप जब इस आंसर की शुरुआत करें तो आप सबसे पहले बता दीजिए कि ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एग्जामिनर को नहीं पता, एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप बता दें कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली स्किल से रिलेटेड है, क्योंकि भारत में स्किल्ड जो बेरोजगारी है, स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड लोगों की ज्यादा है। तो आपके देश में जब स्किल्ड और अनस्किल्ड को जो आप डिवाइड कर लेंगे तो देखेंगे स्किल्ड पॉपुलेशन कम है, अनस्किल्ड लोग ज्यादा है। इसीलिए आप देखिए मोर देन 50%, आधे से ज्यादा लोग हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ये जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, इन्हीं की वजह से जो बेरोजगारी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहेंगे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो स्ट्रक्चरल इन नेचर है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल। तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं, दैट लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों? तो उसी में जब आप अपना आंसर इंट्रोड्यूस करें तो उसी में आप लिखें कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हमारे देश में। तो इसके पीछे एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटने वाला ज्यादा है, रट्टा करा करके आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन पास करा दिया गया। तो स्कूल डेज वगैरह में या वोकेशनल ट्रेनिंग कह लीजिए या स्किल्ड ट्रेनिंग जैसी कोई ट्रेनिंग हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं की जाती। अब जो गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें हमने स्किल की जो है वो बात की है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। दूसरा, भारत में स्किल नॉलेज जो है वो लोगों के पास बहुत कम है। प्लस रूरल अर्बन डिवाइड, जो गांव और शहर के बीच का अंतर है, वहां उसकी वजह से भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पाया जाता है। प्लस ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज बहुत हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग चीजें। जैसे आप देखेंगे जहां पर आईटी सेक्टर ज्यादा होगा वहां स्किल्ड लोग ज्यादा हो जाएंगे, जैसे बैंगलोर वगैरह है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर स्किल्ड जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम मिलेगी। तो ये तमाम ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पाया जाता है। तो ये आपका पहला वाला जो पैरा, आप जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, इंट्रोड्यूस करना जिसे कहते हैं, आप उसमें ये चीजें लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब भारत में कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है। तो कुछ मेथोडोलॉजीज के आप नाम याद रखिए, उन नामों को आप जो है लिख सकते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को आप देखेंगे तो इट हैज शोड अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट टू 4.8% फ्रॉम 6.1% इन 17-18। तो आप मतलब सिर्फ हेडिंग दे सकते हैं दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसका इस्तेमाल सरकार करती है। प्लस करंट वीकली स्टेटस निकाला जाता है,
ये आप लिख सकते हैं। प्लस यूजुअल स्टेटस निकलता है हमारा, इट क्लासिफाइज इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज। ओके, तो कुल मिलाकर के आप इन कुछ मेथोडोलॉजीज का आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आपसे कह रहे हैं कि आपको सजेस्ट करना है, आप कुछ इंप्रूवमेंट्स बताइए, सजेशंस दीजिए। तो आप सजेशंस क्या देंगे, कैसे हमारे देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है? तो आप अपने एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करिए, आप लोगों को स्किल्ड करिए, ट्रेनिंग दीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए। प्लस आप अपने देश में इनोवेशन को बढ़ाइए, नवाचार को बढ़ाइए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, स्कूल कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स चलाइए जिसमें हम स्कूल डेज में ही बच्चों को कुछ स्किल सिखा सके, जिससे आगे चल करके ग्रेजुएशन करने के बाद वो कुछ XYZ काम धंधा कर सके। प्लस अगर कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प किया जा सके, जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में नेशनल स्किल प्रोग्राम भी चलता है, प्लस हम मुद्रा योजना के थ्रू लोन भी देते हैं। तो इसी को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल ये सारा मैटर जो है वो आपका इस क्वेश्चन में आना है। तो क्योंकि ये 250 वर्ड्स में लिखना है तो थोड़ा सा आपके पास दायरा ज्यादा है लिखने का, तो आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को समझा भी सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, ये हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में बना हुआ था, इसीलिए एग्जामिनर ने पूछा। ऐसा क्वेश्चन किसी किताब से तैयार नहीं किया जाता कि कोई हम आपको बुक बताएं कि आप वो बुक पढ़ ले तो आप ऐसे प्रश्न को कर ले जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ये प्रश्न पढ़ किए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, और डे टू डे लाइफ में जो हम देखते रहते हैं। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज इकोनॉमी। हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट? ओके, अब आपको यहाँ पे अंतर बताना है कि केयर इकोनॉमी में और मोनेटाइज इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, और कैसे महिला सशक्तिकरण से हम केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी में ला सकते हैं। बहुत सिंपल है। ये प्रश्न एग्जामिनर ने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप कह लें कि बीच में अखबारों में इस तरीके के आर्टिकल्स बहुत निकले कि जो हाउस होल्ड फीमेल्स होती हैं, जो गृहिणियां होती हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मंथली सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो दिन भर काम करती है घर में, लेकिन कोई पे उनको नहीं मिलती। तो वहीं से ये सारे टर्म्स निकल के आए, दैट इज योर केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज इकोनॉमी। नो, केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज इकोनॉमी क्या होती है? पहले तो आप इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, केयर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी होती है, एक ऐसा टर्म है ये, जहां पर जनरली ऐसे लोग काम करते हैं जो केयर की वजह से काम करते हैं, मतलब अनपेड होते हैं। अनपेड मतलब उनको उनकी सर्विस के बदले में कोई आप सैलरी नहीं देते, कोई पे नहीं करते। तो जनरली दे आर अनपेड एंड इनफॉर्मल केयर गिविंग वर्क। तो जो अनपेड और इनफॉर्मल केयर गिविंग वर्क होते हैं उन्हीं को हम केयर इकोनॉमी में रखते। जनरली दीज वर्क्स आर परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स। तो जो घर में हमारी माएँ हैं या जो फैमिलीज में आप देखते हैं जो मम्मी लोग काम करती हैं घरों में, वो बेसिकली केयर इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि वो अनपेड होता है। अब इसी के अगेंस्ट में जब आप मोनेटाइज में आते हैं तो मोनेटाइज में पेड हो जाता है, क्योंकि उसमें उनको कुछ पैसा मिल रहा होगा। तो केयर इकोनॉमी अनपेड हो गई और मोनेटाइज इकोनॉमी पेड हो गई। क्योंकि केयर इकोनॉमी में पैसा नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलता, तो इसको इकोनॉमी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट भी नहीं किया जाता कि आपने आज दिन भर घर में कितना काम किया। अब आपको अगर उसकी सैलरी मिल रही होती तो उसको हम कुछ इकोनॉमी में कैलकुलेट करते, काउंट करते, लेकिन आप बिना किसी पैसे के, बिना किसी रिवॉर्ड के आप घर में काम कर रहे हैं, तो माना जाता है दैट इज अ पार्ट ऑफ केयर इकोनॉमी। ओके, और मोनेटाइज इकोनॉमी में क्या होगा? ये फॉर्मल होता है प्लस ये पेड होता है, जहां पर सैलरी वगैरह कुछ आपको मिल रही होगी। अब दूसरा पार्ट कह रहे हैं हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण करके हम कैसे केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी में कर सकते हैं? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट करके आप केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जिससे कि इकोनॉमी को भी फायदा होगा और महिलाओं को भी फायदा होगा। जैसे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बैंकों के साथ जोड़ दीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना में गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा खासा महिलाओं का भी अकाउंट बैंक में ओपन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जितना महिलाएं फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ेंगी उतना उनका एम्पावरमेंट होगा, उतना ही केयर इकोनॉमी जो है वो मोनेटाइज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाइए, महिलाओं को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़िए, फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़िए, उनका स्किल डेवलपमेंट करिए। महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जब स्किल रहेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, तो वो कुछ काम जो है मोनेटाइज इकोनॉमी के लिए भी कर पाएंगी। तो हम केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को तमाम योजनाएं चलाने की बात है, वो स्कीम्स चलाएं, फाइनेंशियली हेल्प करें, लोगों को अवेयर करें। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तब हम केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से आपको लिखना है। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है वो रट्टाफिकेशन या बुकिश वाला प्रश्न नहीं है। नौ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस इज, आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर इन इंडिया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडीज जो फार्म सेक्टर को दी जाती है वो क्या होता है। एंड डिस्कस द इशू रेज्ड बाय द WTO इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर सब्सिडी। बहुत सिंपल है। तो आपको पता ही है कि सब्सिडीज जो होती हैं वो दो तरह की। आपका मेंस का सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो डायरेक्ट सब्सिडी क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है। तो पहले आप अपने प्रश्न को ऐसे स्टार्ट करिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी से ही इंट्रोड्यूस कर लीजिए। तो डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, जो डायरेक्ट फॉर्म में दी जाती है, दैट इज गिवन इन कैश बाय द गवर्नमेंट। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो किस फॉर्म की सब्सिडी है, डायरेक्ट फॉर्म की, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट कैश पैसा दे रही है। दूसरा इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, जो कैश फॉर्म में ना दे करके इनडायरेक्ट वे में दी जाए। जैसे हमने फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दी, जैसे हमने पेस्टिसाइड पे सब्सिडी दे दी, जैसे किसानों का बिजली का बिल हमने कम कर दिया, उस पर सब्सिडी दे दी। एमएसपी किस में आएगा, दैट इज इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो आप अपने आंसर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज से इंट्रोड्यूस करिए कुछ एग्जांपल्स देते हुए। तो पहला वाला पार्ट तो स्ट्रेट अवे है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी को आपने समझा दिया। नाउ डिस्कस द इशू रिलेटेड। अब WTO में इसका विषय बड़ा गरमाया रहता है, बहुत इसका विषय जो है वो डिस्प्यूटेड है। अब यहाँ पे आप इसको समझाइए थोड़ा सा कि ये WTO में जो विषय है इससे क्या मुद्दा रहता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि WTO में जो सब्सिडी का इशू है वो बेसिकली WTO ने सब्सिडी को 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। वन इज योर ग्रीन, सेकेंड इज ब्लू एंड थर्ड इज योर अंबर। नो ग्रीन और ब्लू पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, अंबर बॉक्स सब्सिडी पे लिमिटेशन है। और अंबर बॉक्स सब्सिडी पे जो लिमिटेशन है उसको क्या कहते हैं, डी मिनिमस प्रोविजन। तो आप ऐसे समझा सकते हैं, ठीक, क्योंकि 250 वर्ड्स में लिखना है तो आपके पास थोड़ा सा स्कोप है। तो आप डी मिनिमस प्रोविजन को समझाइए कि डी मिनिमस प्रोविजन के थ्रू जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको 5% सब्सिडी देने की परमिशन है और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको 10% सब्सिडी देने की परमिशन है। बट इसको मानता कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, हमारा कहना है, डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि ये उनके राइट्स के अगेंस्ट है, इससे काम नहीं चलेगा। 10% से हम कैसे गरीबी दूर कर पाएंगे, कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे, कैसे खाद्य असुरक्षा को दूर करेंगे। तो अगर हमको इन सारी चीजों को दूर करना है तो हमें डी मिनिमस प्रावधान को खत्म करना पड़ेगा। डेवलप्ड नेशंस इंडिया जैसे देशों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं टू फॉलो डी मिनिमस प्रोविजन, और हमारा मानना है कि देयर शुड बी नो लिमिटेशन, डी मिनिमस प्रोविजन जैसा कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। तो WTO में ये विवाद है। अगर आप देखेंगे सब्सिडी, तो डेवलप्ड नेशन जो हैं, जो अमेरिका वगैरह, ये भारत की तुलना में, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं अपने फार्मर्स को, अपनी इंडस्ट्रीज को। भाई पैसा है उनके पास, अच्छा खासा बजट एलोकेट करते हैं। उनके जो फार्मर्स है वो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करते हैं, उनके जो फार्मर्स है वो बहुत कमर्शियल बेस पे जाकर के एक तरीके से समझ लीजिए कैपिटलिस्ट टाइप के लोग होते हैं।
तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है और अच्छी क्वालिटी का है, R&D वहाँ बहुत होता है। हमारे के यहाँ सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, बट अमेरिका की तुलना में हम बहुत कम सब्सिडी देते हैं। अब अगर हम सब्सिडी अपनी बढ़ाते हैं, जैसे हमने MSP बढ़ाई, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसका विरोध करती है। क्यों? क्योंकि हमारे MSP के बढ़ा देने से अमेरिका की जो इकोनॉमी है या अमेरिका का जो ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो इफेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल WTO में यही सब्सिडी का मुद्दा छाया रहता है। सब्सिडी का मुद्दा जो है वहां पर इसी बात का डिस्प्यूट है। डेवलप्ड नेशंस हमसे कहते हैं आप सब्सिडी कम करिए, डी मिनिमस को मानिए। हम कहते हैं कि आप सब्सिडी देना कम करिए, और हम डी मिनिमस को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे यहाँ कई चुनौतियां, नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को आपको सेकेंड पार्ट में समझाना है। तो क्या लड़ाई चलती है WTO में डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में? इंडिया का नाम आप लेंगे बार बार, इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है, और ओवरऑल इस तरीके से आपका ये आंसर चलेगा। तो पहले पार्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी और दूसरे पार्ट में WTO के जो भी इश्यूज हैं सब्सिडी को लेकर के। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये सारा मैटर जो है अलग अलग प्रश्नों में आएगा। जितने भी प्रश्न आए हैं सब के सब जो है एक मतलब उनको मैं ठीक ठाक मानता हूँ। मैं तो इसको इजी कहूंगा कि ये इजी प्रश्न है, मतलब क्वेश्चंस ठीक है, लेवल भी ठीक था और क्वेश्चंस भी सही है। एक कैंडिडेट जो है अगर उसने तैयारी ठीक ठाक की है तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकता है। और जितने भी प्रश्न आए हैं क्लास में मैंने इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस भी किया है, और बच्चे हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस बार मेंस लिखा है उन्होंने इन प्रश्नों का आंसर भी बहुत ईजिली दिया। तो इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम्स की अपनी स्ट्रैटेजी, क्वेश्चंस को कैसे आपको लिखना है, कैसे फ्रेम करना है, क्या मैटर आना चाहिए, इस पर बहुत आपको हेल्प मिलेगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।